एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का CHO सीरीज में। तो यहाँ पे हम CHO से ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी MCQ हैं सारे सब्जेक्ट के इंक्लूडेड रहेंगे और जो आपके CHO ऑल एग्जाम, जितने भी स्टेट एग्जाम में आपके CHO का एग्जाम हो रहा है ऑल स्टेट के लिए, चाहे वो आप जिस भी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सारे एग्जाम्स पे हम यहाँ पे पकड़ बनाएंगे और एग्जाम ओरिएंटेड ही MCQ को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और उसका आंसर देने की कोशिश करनी है। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसके साथ साथ उसके ऑप्शंस भी पढ़ने हैं कि ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं, देन उसका आंसर आपको देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन क्या लिखा गया है, उसके बाद उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या लिखा गया है। पहला क्वेश्चन है विच वैक्सीन इज गिवन इंट्राडर्मली एट बर्थ। अगर हम बात करते हैं, इसने आईडी की बात करी है कि इंट्राडर्मल हम कौन सी वैक्सीन देते हैं और कब बेटा, एट बर्थ। तो इन सब में से अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो पहला लिखा गया है OPV, जिसको हम बोलते ही ओरल पोलियो वैक्सीन है। इसको एट बर्थ हम देते हैं, बट इसको कौन से रूट से देंगे बेटा, हम ओरल रूट से देंगे। ठीक है, ये कौन सी है आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन, और इसको हम किस रूट से देते हैं बेटा, ओरली देंगे। नेक्स्ट है आपकी हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी को हम किस रूट से देते हैं आपका, इसको हम देंगे बेटा IM, इंट्रामस्कुलर। इसको हम IM रूट से देते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट को भी हम किस रूट से देते हैं बेटा, इसको भी हम IM ही देंगे। तो यहाँ पे एक वैक्सीन आपकी बनती है जिसको हम BCG बोलते हैं। BCG को बेटा हम कितना देंगे, 0.05 ml, और किस रूट से देते हैं, ID इंट्राडर्मली इसको देते हैं। और कब देते हैं, एट बर्थ दिया जाता है, एट बर्थ इसको हम देते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा, C आपका करेक्ट आंसर जाएगा कि BCG को हम इंट्राडर्मली देते हैं। और कहाँ पे देते हैं बेटा, लेफ्ट अपर आर्म में। ठीक है, इंट्राडर्मली कहाँ पे दिया जाता है, लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका BCG। विच वैक्सीन इज गिवन इंट्राडर्मली एट बर्थ, इसको हम बोलेंगे BCG। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, अ पेशेंट रिसीविंग एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी डेवलप ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, विच ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल। एक पेशेंट है जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग ले रहा है और उस पेशेंट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है बेटा, ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सी ड्रग की वजह से हो रहा है। अब देखो, अगर हम अलग अलग ड्रग की बात करते हैं, सबसे पहले है आपकी आइसोनियाजेट। आइसोनियाजेट क्या करवाती है बेटा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। आइसोनियाजेट की वजह से क्या होता है आपका, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और दूसरी ड्रग है हमारी बेटा रिफाम्पिसिन। यस, द करेक्ट आंसर इज रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन क्या करवाती है आपका, ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन करवाती है। तो पेशेंट जब भी क्या लेता है बेटा, रिफाम्पिसिन से याद रखना है आपको रेड। ठीक है, तो पेशेंट को आपका एडवाइस करना है, पेशेंट जब भी क्या लेगा आपका, रिफाम्पिसिन लेगा, तो पेशेंट को अंदर क्या देखने को मिलेगा, ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, रिफाम्पिसिन। दूसरा है आपका पायराजिनामाइड। ये क्या करवाता है बेटा, हाइपर यूरेसीमिया और हिपैटोटॉक्सिसिटी, ये लिवर की टॉक्सिसिटी करवाता है। तो यहाँ पे पायराजिनामाइड क्या करवाता है आपका, हाइपर यूरेसीमिया एंड क्या करवाएगा, ये हिपैटोटॉक्सिसिटी। ये कैसा होता है, हिपैटोटॉक्सिक होगा। और अगर हम बात करते हैं बेटा इथाम्ब्यूटॉल का, तो ये क्या करवाता है आपका, ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें याद रखनी है। ऑप्टिक न्यूराइटिस करवाएगा, तो आइसोनियाजेट से आपका क्या होगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलेगा। रिफाम्पिसिन क्या करवाता है आपको, ऑरेंज रेड डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन। तो पेशेंट को आपने पहले ही इन्फॉर्म कर देना है कि अगर आप रिफाम्पिसिन ले रहे हैं तो रिफाम्पिसिन से आपको याद रखना है, R से रिफाम्पिसिन और R से याद रखना है रेड कलर ऑरेंज यूरिन वहाँ पे देखने को मिलेगा। पायराजिनामाइड से आपको हाइपर यूरेसीमिया और हिपैटोटॉक्सिक ये होता है।
और नेक्स्ट इथाम्ब्यूटॉल से आपको ऑप्टिक न्यूराइटिस ये करवाता है। तो सारे ड्रग के आपको साइड इफेक्ट याद रखने हैं जब भी पेशेंट क्या ले रहा है, ट्यूबरक्लोसिस ड्रग ले रहा है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया। अब अगर हम हाइपोक्सिया की बात करते हैं कि हाइपोक्सिया क्या होता है, देखो दो वर्ड आपके देखने को मिलते हैं। अगर हम दो वर्ड की बात करते हैं तो एक वर्ड होता है आपका हाइपोक्सिया और एक वर्ड होता है बेटा आपका हाइपोक्सीमिया। देखो दोनों का जो मीनिंग है वो अलग अलग है। अब हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ O2 इन टिश्यू। कहाँ पे बेटा, टिश्यू में जब हाइपोक्सिया हो जाता है या टिश्यू में जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। दूसरा होता है बेटा आपका डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। कहाँ पे बेटा, ब्लड में। अब इसने बोला क्या है, अगर किसी पेशेंट को हाइपोक्सिया हो जाता है, ठीक है, अगर किसी पेशेंट को क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, तो उसमें अर्ली साइन क्या देखने को मिलेगा। पहला लिखा है साइनोसिस। देखो साइनोसिस का मतलब क्या है, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्किन का ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाना, ब्लू हो जाना। तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि पेशेंट को एकदम से ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी या पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा तो पेशेंट की बॉडी ब्लू हो जाएगी। ये क्या आता है बेटा, ये लेट साइन के अंदर आता है। तो साइनोसिस का मतलब क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। तो ये किसके अंदर इंक्लूडेड है बेटा, लेट साइन के अंदर। ये किसके अंदर है, लेट साइन के अंदर। जबकि एग्जामिनर ने आपको क्या पूछा है, अर्ली साइन पूछा है। तो लेट साइन में हमेशा ही क्या होता है, साइनोसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लिखा गया है बेटा ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का इससे कोई मतलब नहीं है कि पेशेंट को हाइपोक्सिया हो रहा है तो ब्रेडिकार्डिया होगा। हाइपोक्सिया होगा तो टेकिकार्डिया होगा, क्योंकि कंपनशिएशन करेगा, हार्ट कंपनशिएट करेगा, तो ब्रेडिकार्डिया तो नहीं होगा, हमें टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लिखा है रेस्टलेसनेस और हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन नहीं होता बेटा, क्या होता है, रेस्टलेसनेस। तो जब भी हाइपोक्सिया की बात होती है तो हाइपोक्सिया के हमें दो साइन देखने को मिलते हैं। एक होता है बेटा अर्ली साइन, एक होता है इसका लेट साइन। अर्ली साइन हमेशा ही क्या होगा बेटा आपका, रेस्टलेसनेस, एंड लेट साइन इसका क्या होगा, साइनोसिस। लेट साइन क्या देखने को मिलेगा बेटा, साइनोसिस देखने को मिलेगा। तो ये क्लियर है कि यहाँ पे आपको अर्ली साइन पूछा गया है, तो अर्ली साइन में आपका आंसर क्या जाएगा बेटा, अर्ली साइन के अंदर आपका आंसर जाएगा रेस्टलेसनेस। और अगर आपको लेट साइन का पूछा जाए कि लेट साइन क्या होता है, तो लेट साइन के अंदर आपका आंसर क्या जाएगा, तब आपका आंसर जाएगा साइनोसिस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, विच वाइटामिन डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद द नाइट ब्लाइंडनेस। इनमें से कौन सी डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। जल्दी से आपको आंसर करना है। सबसे पहले लिखा है बेटा B1। B1 आपको पता है इसकी वजह से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। ठीक है, B1 की वजह से क्या होगा बेटा, बेरी बेरी होगा। और विटामिन सी की वजह से क्या होता है बेटा, स्कर्वी देखने को मिलता है। विटामिन सी की वजह से क्या होगा, स्कर्वी होगा। और अगर हम विटामिन डी की बात करते हैं तो यहाँ पे रिकेट्स देखने को मिलता है। रिकेट्स इन चिल्ड्रन के अंदर रिकेट्स होगा, एंड ऑस्टियोमलेशिया इन अडल्ट, ऑस्टियोमलेशिया इन अडल्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑस्टियोमलेशिया देखने को मिलेगा। तो विटामिन ए बेटा, विटामिन ए की वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो आपसे पूछा गया है नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डेफिशिएंसी से हो रहा है बेटा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा विटामिन ए। विटामिन B1 से क्या होता है, बेरी बेरी होता है। विटामिन सी से स्कर्वी देखने को मिलता है। विटामिन डी से बेटा क्या होगा, रिकेट्स होगा चिल्ड्रंस के अंदर, इन ऑस्टियोमलेशिया हमें अडल्ट्स के अंदर देखने को मिलेगा। नाइट ब्लाइंडनेस
विटामिन ए की कमी से क्या होगा, विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका क्लियरली आंसर क्या जाएगा, विटामिन डी आपका आंसर जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले आपको पढ़ना है, पेशेंट विद एक्यूट अस्थमा सडनली डेवलप अ साइलेंट चेस्ट ऑन ऑस्कल्टेशन, व्हाट डज दिस इंडिकेट। एक पेशेंट है जिसको क्या है, अस्थमा है, एक पेशेंट को क्या है बेटा, अस्थमा है, और पेशेंट को क्या हो गया है, साइलेंट चेस्ट हो गया है। अगर हम बात करते हैं बेटा अस्थमा की, तो अस्थमा के अंदर पेशेंट को क्या होता है, वीजिंग साइन देखने को मिलता है। वीजिंग साउंड हमें सुनाई देती है। और ये वीजिंग साउंड क्यों सुनाई देती है बेटा, जब भी हम अस्थमा की बात करते हैं तो अस्थमा में क्या होता है, आपके ये जो ब्रोंकाई है ये नैरो हो जाते हैं। अब आप सोचो, ठीक है, ये ब्रोंकाई है, यहाँ से एयर आपकी जा रही है, ठीक है, ये एयर आपकी प्रॉपर जा रही है, ये प्रॉपर जा रही है, ये नॉर्मल आपकी क्या है, एल्विलाई है। ये कैसी है बेटा, आपकी नॉर्मल एल्विलाई है, नॉर्मल ब्रोंकाई है। अब सोचो अस्थमा की कंडीशन में क्या हो जाता है, ये जो ब्रोंकाई है, अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो ब्रोंकाई है बेटा आपके, ये क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं इस तरीके से। अब ये जब नैरो हो जाएंगे तो एयर को बेटा डिफिकल्टी होगी पास होने में। अब ये एयर को क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है। जब हम नैरो से जाते हैं तो तुमने देखा होगा, जब भी हम विसल बजाते हैं बेटा, जब भी हम विसल मतलब सीटी बजाते हैं, तो हम सीटी बजाने के लिए क्या करते हैं, अपने लिप्स को इस तरीके से पतला करते हैं। तो यहाँ पे वीजिंग का मतलब क्या है, म्यूजिकल साउंड सुनाई देती है। तो जब हमारे क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, ये जब ब्रोंकाई हमारे नैरो हो जाते हैं, तो जब एयर यहाँ से निकलती है बेटा, तो एक साउंड प्रोड्यूस करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, वीजिंग साउंड बोलते हैं। अब इसने बोला क्या, जब हमने ऑस्कल्टेट करी पेशेंट की, उसको ऑस्कल्टेट किया तो वहाँ पे साइलेंट चेस्ट थी, हमें कोई वीजिंग नहीं सुनाई दे रही थी। और अगर हमें कोई वीजिंग नहीं सुनाई दे रही, इसका मतलब क्या है, पेशेंट का कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। पेशेंट का क्या हो गया है बेटा, कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे पहले आवाज आ रही थी, अब कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो अब जब एयर जा ही नहीं पा रही है तो क्या होगा बेटा, क्या कोई साउंड सुनाई देगी? जब एयर जा ही नहीं रही है तो कोई साउंड हमें नहीं सुनाई देगी। तो इसने क्या बोला है कि एक पेशेंट है जिसको अस्थमा था, सडनली साइलेंट चेस्ट हो गया है पेशेंट को। ऑस्कल्टेशन में ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है पेशेंट का, पहला लिखा गया है कि पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो गई है, इंप्रूवमेंट इन ब्रोंकोस्पास। इंप्रूव नहीं हुई है बेटा, इंप्रूव नहीं हुई है, और ज़्यादा क्या हो गई है, वर्स्ट हो गई है कंडीशन। कंडीशन क्या हो गई है, और ज़्यादा खराब हो गई है, पहले के कंपैरिजन में अब और ज़्यादा कंडीशन उसकी खराब हो गई है। तो यहाँ पे ठीक नहीं हुई है। नेक्स्ट लिखा है माइल्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, माइल्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। क्या आपको लग रहा है पेशेंट को माइल्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है? दूसरा लिखा है सीवियर एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन विद इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर या प्लूरल फ्यूजन। यस, पेशेंट को क्या हो गया, सीवियर एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है पेशेंट के अंदर। इम्पेंडिंग क्या हो गया पेशेंट का, रेस्पिरेटरी फेलियर। पेशेंट को क्या हो गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, या अब पेशेंट को क्या हो जाएगा बेटा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट को कंप्लीटली क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका क्लियर आंसर क्या जाएगा, सी आपका क्लियर आंसर जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, पहले क्वेश्चन आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपका, आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ द ड्रग इज द गिवन बिलो इमेज। ये जो ड्रग दी गई है ये कौन सी क्लास में आती है? जैसे आपको नाम दिखा गया है, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोपोफोल। तो पहला है ओपियोइड्स, एनाल्जेसिक है, वेजोडाइलेटर है, सेडेटिव हाइपोटोनिक एजेंट है, या फिर बीटा ब्लॉकर एगोनिस्ट है। तो आपको पूछा क्या गया है बेटा, आपको आइडेंटिफाई करना है क्लास ऑफ द ड्रग, कौन सी क्लास के अंदर ये ड्रग आती है। पहला लिखा है ओपियोइड एनाल्जेसिक, तो आपने देखा होगा ये एनाल्जेसिक तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोफोल लिखा गया है। वेजोडाइलेटर है, सेडेटिव हाइपोटोनिक एजेंट है। तो जब भी हम किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया देते हैं
उससे पहले हम पेशेंट को, आपने देखा होगा मिल्की कलर का, मिल्की वाइट कलर का एक ड्रग आपने देखा होगा जिसको हम प्रोपोफोल बोलते हैं। तो ये क्या है बेटा, सेडेटिव है, जो पेशेंट को सेडेट करेगी, सेडेटिव हाइपोटोनिक एजेंट है। ये वेजोडाइलेटर नहीं है, ओपियोइड एनाल्जेसिक नहीं है। आपने हॉस्पिटल में बहुत बार इसको देखा होगा, ये वाइट मिल्की कलर का है, ये मिल्की होता है, मिल्की और वाइट प्रोपोफोल, इसमें लिखा भी ये हुआ है बेटा कि ये क्या है आपका, देखो 500 mg 550 ml यहाँ पे लिखा गया है। तो ये क्या है, बीटा ब्लॉकर एगोनिस्ट। क्या ये बीटा ब्लॉकर है? ये बीटा ब्लॉकर नहीं है, ये वेजोडाइलेटर नहीं है, ये ओपियोइड्स एनाल्जेसिक नहीं है। ये क्या है बेटा, आपका सेडेटिव हाइपोटोनिक एजेंट है। कौन सा है बेटा, सेडेटिव हाइपोटोनिक एजेंट। ये आपका आंसर यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा, सेडेटिव हाइपोटोनिक एजेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पहले क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लो। विच फाइंडिंग इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेंशन न्यूमोथोरेक्स? पहला है बाइलेटरल क्रैकल्स, ट्रेकियल डेविएशन टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइट। नेक्स्ट लिखा है ट्रेकियल डेविएशन अवे फ्रॉम द अफेक्टेड साइट, इंक्रीज ब्रीथ साउंड ऑन द अफेक्टेड साइट। क्या होता है टेंशन न्यूमोथोरेक्स? देखो अगर हम बात करते हैं न्यूमोथोरेक्स, ये जो वर्ड है न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स का मतलब क्या है बेटा आपका, न्यूमोथोरेक्स का मतलब होता है आपका एयर का कलेक्शन, एयर एक्यूमुलेशन ऑफ एयर, एक्यूमुलेशन ऑफ एयर, एयर का एक्यूमुलेशन हो जाना इन दी प्लूरल स्पेस। कहां पे बेटा, प्लूरल स्पेस पे। अब देखो टेंशन न्यूमोथोरेक्स में होता क्या है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स में क्या होगा बेटा, ये आपके लंग्स हैं, ठीक है। लंग्स की क्या है बेटा, प्लूरल कैविटी है, प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, ये आपकी प्लूरा है, ठीक है। ये आपकी क्या है, प्लूरा है जो प्रोटेक्ट करके रखेगी। और ये क्या है बेटा, आपकी प्लूरल कैविटी है जहां पे क्या है आपका फ्लूइड प्रेजेंट है, प्लूरल फ्लूइड। अब इसके अंदर क्या हो गया बेटा, मानो किसी ने एक चाकू मार दिया, मानो यहाँ पे चाकू मार दिया और यहाँ से एयर की एंट्री हो रही है। अब टेंशन न्यूमोथोरेक्स में होता क्या है, जब आप इनहेलेशन करते हो उस टाइम पे एयर की एंट्री होती है अंदर, बट ये बाहर नहीं जा पाती। यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, वन वे वॉल्व इफेक्ट हो जाता है, एक साइड का रास्ता बन जाता है। मतलब एयर अंदर आती तो है बट एयर बाहर जा नहीं पाती, अंदर तो एयर आ रही है प्रॉपर, ठीक है, बट वो एयर एक्सलेशन के टाइम पे बाहर नहीं जा पा रही है। तो एयर अंदर आएगी, अंदर आएगी, अंदर आएगी, एयर अंदर आती रहेगी और इस लंग्स को क्या करती रहेगी बेटा, कोलैप्स करती रहेगी। और लंग्स क्या जाएगा, पुश होता रहेगा, पुश होता रहेगा। तो लंग्स क्या करता है, लंग्स के साथ साथ ये ट्रैकिया भी क्या हो जाता है बेटा, डेविएट हो जाता है। देखो यहाँ पे दो चीजें लिखी है, एक लिखा है ट्रैकिया डेविएट होता है टुवर्ड द अफेक्टेड साइड, दूसरा लिखा है अवे फ्रॉम द अफेक्टेड साइड। तो ट्रैकिया क्या होता है बेटा, अवे फ्रॉम द अफेक्टेड साइड, अफेक्टेड साइड से अवे हो जाएगा, टुवर्ड्स नहीं आएगा, उसकी तरफ नहीं आता, उससे दूर को क्या हो जाता है आपका, डेविएट हो जाता है। तो ट्रैकिया क्या हो जाएगा आपका, डेविएट हो जाएगा फ्रॉम दी अवे फ्रॉम दी अफेक्टेड साइड या फिर अनअफेक्टेड साइड। अगर अनअफेक्टेड साइड लिखा है दैट इज ऑल्सो द फाइन आंसर। अगर आपका क्या लिखा है टुवर्ड्स दी अफेक्टेड साइड, तो ये गलत आंसर है, क्योंकि टुवर्ड्स दी अफेक्टेड साइड एटेलेक्टेसिस में होता है। दो कंडीशन होती है, देखो आपकी दो कंडीशन होती है, एक होता है एटेलेक्टेसिस, एक है आपका टेंशन न्यूमोथोरेक्स। और टेंशन न्यूमोथोरेक्स में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो टेंशन न्यूमोथोरेक्स में एक तो क्या हो जाता है आपका, यहां पे एक तो आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे, एयर एंटर इन दी लंग्स ड्यूरिंग inhalation but cannot escape out during एक्सलेशन, बट बाहर नहीं जा पाती और ये प्रेशर को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रेकियल डेविएशन। याद क्या रखना है आपको यहाँ पे, ट्रेकियल डेविएशन टू दी अनअफेक्टेड साइट। और अगर आपसे इसका मैनेजमेंट पूछा जाता है तो ये कैसी है बेटा, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है।
ये कैसी कंडीशन है आपकी, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, और यहां से आपको मैनेजमेंट पूछा जाता है तो इमीडिएटली हम क्या करते हैं, यहाँ पे इमीडिएटली हम क्या करेंगे, निडल डीकम्प्रेशन करेंगे। इमीडिएटली निडल डीकम्प्रेशन करते हैं, और कहाँ पे करते हैं बेटा, आपका सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लैविकुलर लाइन, मिड क्लैविकुलर लाइन, यहाँ पे हम क्या करते हैं, निडल डीकम्प्रेशन करते हैं। अब आपको पूछा जाता है, एक कंडीशन होती है आपकी एटेलेक्टेसिस, दूसरी कंडीशन क्या है बेटा आपकी एटेलेक्टेसिस, और एटेलेक्टेसिस में हमारा क्या होता है, ट्रेकिया डेविएशन होता है फ्रॉम दी अफेक्टेड साइट। यहाँ पे भी आपका क्या होगा, ट्रेकियल डेविएशन होगा, बट कहाँ पे होगा, टू दी अफेक्टेड साइट, अफेक्टेड साइट को ही होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कहाँ पे अफेक्टेड साइट होता है, कहाँ पे बेटा आपका क्या होता है, अनअफेक्टेड साइट होता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अफेक्टेड साइट किस जगह को होगा, तो किस में होगा, एटेलेक्टेसिस में होगा, और अनअफेक्टेड साइट ट्रैकिया का डेविएशन, ठीक है, ये आपका ट्रैकिया है, ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाता है बेटा, डेविएट देखने को मिलता है। कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा बेटा, ये अनअफेक्टेड साइड में, किस में, टेंशन न्यूमोथोरेक्स में। तो अगर हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो क्वेश्चन में पहला लिखा है बाइलेटरल क्रैकल्स, क्रैकल्स कब देखने को मिलते हैं बेटा, जब भी फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। पहले में लिखा है टूवर्ड्स, टूवर्ड्स कहाँ पे होता है, एटेलेक्टेसिस में होता है, अभी मैंने आपको बताया था, टूवर्ड्स एटेलेक्टेसिस में होगा, और अवे, यस वेरी गुड, यहाँ पे लिखा गया है ट्रैकियल डेविएशन अवे फ्रॉम दी अफेक्टेड साइड, अफेक्टेड साइड से अवे हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, टेंशन न्यूमोथोरेक्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है, फिर आंसर देना है इसका। देखो नेक्स्ट लिखा गया है आपका, अ पेशेंट विद पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, पेशेंट को क्या है बेटा, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, शुड फॉलो विच टाइप ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन, ये कौन से टाइप का आइसोलेशन प्रिकॉशन मेंटेन करेगा। पहला लिखा है कॉन्टैक्ट प्रिवेंशन, ये कॉन्टैक्ट से फैलने वाली बीमारी नहीं है बेटा कि कॉन्टैक्ट में आने से फैलेगी, तो यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट भी नहीं है, ये कैसी है बेटा, एयरबोन, तो यहाँ पे आपको कैसा चाहिए होगा, एयरबोन, ठीक है, यहाँ पे हम कैसा आइसोलेशन प्रिकॉशन रखेंगे, एयरबोन रखेंगे, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस कैसी है, एयरबोन डिजीज है, तो हम यहाँ पे एयरबोन आइसोलेशन मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, CHO सस्पेक्ट कर रहा है निमोनिया इन 10 मंथ ओल्ड, एक 10 मंथ ओल्ड है आपका, ठीक है, 10 महीने का है ओल्ड इन्फेंट, विच रेस्पिरेटरी रेट इंडिकेट फास्ट ब्रीथिंग, इनमें से कौन सी रेस्पिरेटरी रेट क्या है जो फास्ट ब्रीथिंग को बता रही है। बेटा इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है, जैसे अगर हम बात करते हैं कि एक बच्चा है जो 2 महीने से नीचे है, ठीक है, अब इसमें अलग अलग चीजें आती है, एक बच्चा है जो 2 महीने से नीचे आपका है तो उसमें हम 60, ठीक है, अगर 60 से ऊपर, एक बच्चा अगर आपका 2 मंथ से बिलो है उसके अंदर हम कितने को मानते हैं, 60, या फिर 60 से ऊपर है तो इसको हम क्या मानते हैं बेटा, फास्ट ब्रीथिंग मानते हैं, इसको हम क्या मानेंगे बेटा, फास्ट ब्रीथिंग मानेंगे। अगर कोई बच्चा कितने का है बेटा, 2 महीने से, ठीक है, 2 महीने से नीचे है, ठीक है, 2 महीने का या 2 महीने से नीचे है तो उसमें हम 60 पर मिनट को फास्ट ब्रीथिंग मानते हैं। अगर कोई बच्चा 2 से 12 महीने का है, अगर कोई बच्चा क्या है बेटा 2 मंथ से 12 मंथ का है तो उसके अंदर हम क्या मानते हैं, 50 से ऊपर, ठीक है, 50 से ऊपर या 50 हमको क्या, इसको क्या मानते हैं, पर मिनट को फास्ट ब्रीथिंग मानते हैं। ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, इसको हम फास्ट ब्रीथिंग मानते हैं। अगर कोई बच्चा क्या है बेटा 12 मंथ से ऊपर है, अगर कोई बच्चा 12 मंथ से 5 ईयर का है, ठीक है, अगर कोई बच्चा 12 मंथ टू 5 ईयर का है तो उसके अंदर हम कितना मानते हैं बेटा, 40 पर मिनट से ऊपर फास्ट ब्रीथिंग मानते हैं।
तो आपकी जो ऑप्शन है उसमें क्या दिया गया है, आपका बच्चा 10 महीने का है। 10 महीने के अकॉर्डिंग आपका बच्चा किसके अंदर आएगा, 2 से 12 महीने के अंदर आएगा। तो आपके बच्चे के अंदर 38 नहीं है बेटा, ठीक है, 38 नहीं है, 42 तो हमारा अगर 12 महीने से ऊपर होता तो हम 42 की तरफ जाते। नेक्स्ट लिखा है 48, नहीं, हमने बोला 50 से ऊपर अगर जा रहा है तो 52 आपके ऑप्शन में लिखा गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 52, क्योंकि आपका बच्चा जो है वो किसके बीच में आ रहा है बेटा, आपका बच्चा 10 महीने का है। तो 2 से 12 महीने के बच्चे में अगर 50 से ऊपर है आपकी जो फास्ट ब्रीथिंग कितनी हो रही, रेस्पिरेटरी रेट अगर 50 से ऊपर है तो उसको क्या मानते हैं, हम फास्ट ब्रीथिंग मानते हैं। और अगर बच्चा 2 महीने से नीचे है तो उसमें अगर 60 से ऊपर है तो हम फास्ट ब्रीथिंग मानेंगे। अगर बच्चा 12 महीने से 5 साल का है तो उसके अंदर हम 40, ठीक है, 40 पर मिनट से ऊपर क्या मानते हैं, फास्ट ब्रीथिंग मानते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको ये आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रिपरेशन फॉर टर्मिनेशन ऑफ अ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप स्टार्ट फ्रॉम विच फेज ऑफ द नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। तो नेक्स्ट लिखा है कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, खत्म करना। कब आप खत्म कर रहे हैं थेराप्यूटिक रिलेशनशिप को। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप क्या है, आईपीआर, जैसे आपने पढ़ा होगा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। जब हॉस्पिटल में जो नर्स और पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप मेंटेन होता है तो उसको खत्म करने की बात आप कौन से फेज पे ही स्टार्ट कर देते हो, प्री ओरिएंटेशन पे, वर्किंग पे, या फिर टर्मिनेशन पे। तो आपको पता है जब भी हम किसकी बात करते हैं बेटा, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के टर्मिनेशन की बात करते हैं तो वो बात आपकी स्टार्टिंग में ही हो जाती है। जो आपका ओरिएंटेशन फेज होता है वहीं पे बेटा हम क्या कर देते हैं, इस फेज में प्रिपरेशन कर लेते हैं टर्मिनेशन की, कि आपका डिस्चार्ज होगा। तो आप प्रिपेयर कर लेते हो, पहले से ही प्रिपरेशन कर लेते हो, कहाँ पे, ओरिएंटेशन फेज पे। तो ये चीज़ें कहाँ पे हो जाती है बेटा, आपकी ओरिएंटेशन फेज पे ही हो जाती है, प्रिपरेशन पे, वर्किंग पे, टर्मिनेशन पे नहीं। इसको हम कहाँ पे कर लेते हैं, ओरिएंटेशन फेज पे ही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर अ बक्कल मेडिकेशन। एक नर्स एडमिनिस्टर कर रही है पेशेंट को बक्कल में, ठीक है, जो आपकी बक्कल कैविटी है, पेशेंट को मेडिकेशन देनी है। द मेडिकेशन शुड बी प्लेस्ड, आप मेडिकेशन को कहाँ पे प्लेस करोगे। आपका क्वेश्चन क्या है बेटा, एक नर्स प्रिपेयर कर रही है, आप पेशेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि आपको पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है, और वो मेडिकेशन आपको कहाँ पे एडमिनिस्टर करनी है, बकल में। तो आप कहाँ पे उसको प्लेस करोगे, अंडर द टंग के अंदर, ऑन द स्किन, बिटवीन चीक्स एंड गम्स, एंड इन द ईयर्स। देखो अंडर द टंग की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सबलिंगुअल रूट हो जाता है, ये तो आपका सबलिंगुअल हो जाएगा। और सबलिंगुअल से हम कौन सी देते हैं बेटा, एंटीजी, जिसको हम नाइट्रोग्लिसरीन बोलते हैं। और ये किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, आपकी एंजाइना पेक्टोरिस की। एंजाइना पेक्टोरिस में हम देते हैं जब पेशेंट को चेस्ट पेन होता है। एंटीजी हम कहाँ पे देते हैं, सबलिंगुअल, अंडर दी टंग देते हैं, ऑन दी स्किन, जिसको हम इंडक्शन और क्या बोलते हैं बेटा, आपका इनक्शन, और क्या बोलेंगे, टॉपिकल मेडिकेशन बोलेंगे। तो अंडर दी स्किन नहीं है। नेक्स्ट इसने लिखा है बिटवीन चीक्स एंड गम्स, यस, कहाँ पे रखते हैं बेटा, बक्कल का मतलब क्या होता है, बिटवीन चीक्स, ये आपके चीक्स है और गम्स के बीच में, ये आपकी बक्कल कैविटी है। तो यहाँ पे इस एरिया में जब हम मेडिसिन को प्लेस करते हैं उसको हम बक्कल मेडिकेशन बोलते हैं। तो कहाँ पे आप दोगे, बिटवीन दी गम्स, चीक्स एंड गम्स के बीच में, यहाँ पे आप प्लेस करोगे। नेक्स्ट लिखा है बेटा इन दी ईयर्स, ईयर्स में हम क्या देते हैं, इंस्टिलेशन करते हैं, ठीक है, एयर मेडिकेशन का इंस्टिलेशन करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज बिटवीन चीक्स एंड गम्स के बीच में जो आप मेडिकेशन दे रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल मेडिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आराम से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, अ पेशेंट विद सीओपीडी, एक पेशेंट है सीओपीडी का जो रिसीव कर रहा है ऑक्सीजन थेरेपी, जिसको हम क्या दे रहे हैं बेटा, ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं। विच ऑक्सीजन डिलीवर मैथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रिसाइज कंट्रोल ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। अब हम सीओपीडी की अगर पेशेंट की बात करते हैं बेटा तो यहाँ पे आपकी क्या करती है, CO2 का रिटेंशन होता है। इसमें होगा क्या, CO2 का रिटेंशन होगा, CO2 रिटेन करेगी, और CO2 का रिटेंशन होता है। तो इस पेशेंट को हमने क्या देना होता है बेटा, आपको कम, किस पे रखते हैं इसको हम, 2 लीटर पर मिनट पे,
इसमें हम कितनी ऑक्सीजन देते हैं बेटा, 2 लीटर पर मिनट पे इसको ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देंगे तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो हम इसे 2 लीटर पर मिनट पे रखते हैं। अब इसका अगर हम SpO2 की बात करते हैं कि कितना SpO2 आपको मेंटेन करना होता है COPD वाले पेशेंट की, तो कितना करना होता है बेटा, अगर हम बात करते हैं 88 से 92% हमें SpO2 मेंटेन करना होता है। और नॉर्मल SpO2 कितना होता है, नॉर्मल SpO2 बेटा कितना होता है हमारा 95 से 100, बट COPD के पेशेंट में नॉर्मल कितना होता है आपका, जो हम मेंटेन करके रखते हैं 88 से 92। पहले लिखा है नेजल कैनुला, सिंपल फेस मास्क, नॉन रीब्रीदर मास्क और वेंचुरी। वेंचुरी आपको पता है एक ऐसा मास्क है जो कंसंट्रेशन प्रीसाइज, जितना हम सेट करके रखते हैं उतनी ही ऑक्सीजन पेशेंट को जाएगी। तो हम हमेशा ही क्या प्रेफर करते हैं, जो भी पेशेंट किसके हैं बेटा, COPD के पेशेंट हैं, उनको हम हमेशा ही वेंचुरी मास्क से ऑक्सीजन डिलीवर करेंगे। तो उनके लिए जो बेस्ट मेथड है, अगर आपके ऑप्शन में वेंचुरी मास्क नहीं है फिर आप किसकी तरफ जाओगे, देन आप नेजल कैनुला की तरफ जाओगे। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ही आपकी फर्स्ट में वेंचुरी मास्क जाएगा, सेकंड पे आपका नेजल कैनुला जाएगा। अगर आपके ऑप्शन में क्या नहीं है, वेंचुरी मास्क नहीं दिया गया है, तो आप किसकी तरफ जाओगे, देन आप नेजल कैनुला की तरफ जाओगे, फिर आप पेशेंट को क्या डिलीवर करोगे, नेजल कैनुला से दोगे। बट प्रायोरिटी हमेशा वेंचुरी मास्क जाएगी। और कितने पे रखते हैं हम, 2 लीटर पर मिनट पे। और COPD के पेशेंट को हम क्या एडवाइस करते हैं बेटा, पॉज स्लीप ब्रीथिंग एंड डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट की अगर आपसे बात करते हैं तो सेडेशन ऑफ स्मोकिंग। अगर आपसे पूछा जाता है कि COPD का मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या है, तो वहां पे आपका आंसर जाता है सेडेशन ऑफ स्मोकिंग। पेशेंट को बोलना है कि आपको क्या करना है बेटा, स्मोकिंग को अवॉइड करना है। अगर पेशेंट स्मोकिंग नहीं छोड़ता है तो उसको बार बार, मतलब COPD क्या है, आपकी क्रॉनिक बीमारी है, इरिवर्सिबल बीमारी है जो ठीक नहीं होगी, तो पेशेंट को हमें क्या एडवाइस करना है कि आपको स्मोकिंग छोड़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एक्शन ऑफ CHO आफ्टर एक्सीडेंटल नीडल स्टिक इंजरी इज टू। अगर आपको अचानक से बेटा आपकी क्या हो गया, निडल स्टिक इंजरी हो गई है, तो आप फर्स्ट एक्शन आपका क्या जाएगा। पहला लिखा है कि आप स्क्वीज कर दोगे वुंड को वाइग्रेसली, अप्लाई एंटीसेप्टिक इमिडिएटली, वॉश करोगे एरिया को सोप के साथ, रनिंग वाटर के साथ, या स्टार्ट कर दोगे HIV पीप इमिडिएटली विदाउट असेसमेंट। अगर आपको निडल स्टिक इंजरी हो गई है बेटा, तो सबसे पहला आपका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि आप स्क्वीज कर दे। तो वुंड को, हम वुंड को कभी भी स्क्वीज नहीं करते। हो सकता है कि वो अंदर ब्लड में, सिस्टमिक ब्लड में आपका चल जाए, तो कभी भी हम उसको इस तरीके से स्क्वीज नहीं करते, मुंह में नहीं डालते। ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है, तो स्क्वीज तो हम नहीं करते। इसने बोला कि आप एंटीसेप्टिक अप्लाई कर दोगे इमिडिएटली, आपको पता ही नहीं है तो आपको एंटीसेप्टिक अप्लाई नहीं करना है। हम क्या करते हैं, उस एरिया को वॉश करते हैं सोप या एंड रनिंग वाटर के साथ। वैसे हम रनिंग वाटर के साथ क्या करते हैं बेटा, इसको वॉश करते हैं, ठीक है। रनिंग वाटर के साथ क्या करते हैं, इसको वॉश करते हैं, चलते हुए पानी के साथ, जो बेस्ट आपका एप्रोप्रिएट एक्शन रहता है। उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें करते हैं कि असेसमेंट करना है, अप्लाई करना है। स्क्वीज तो कभी भी नहीं करते, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। बट बाकी की चीज़ें हम बाद में करते हैं, असेसमेंट करवाएंगे, देन हम देखेंगे कि क्या हुआ है, फिर डायग्नोसिस करवाएंगे, फिर इसका वैक्सीन चलती है, ट्रीटमेंट चलती है, वो लेटर ऑन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हैंड्स को जहाँ पे आपकी हुई है उसको इस तरीके से मुंह में नहीं डालना है जैसे हम करते हैं ब्लीडिंग को, और ऐसे स्क्वीज नहीं करना है, आपको वाटर से, रनिंग वाटर से क्या करना है, वॉश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्चुअस ट्रायड। देखो ट्रायड से आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कुशिंग ट्रायड है, वर्चुअस ट्रायड है, आपके ट्रायड से आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लासिकल। तो वर्चुअस जो ट्रायड है बेटा, वो कौन सी बीमारी में देखा जाता है, एक तो आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देखा जाता है। कौन सी बीमारी में देखा जाता है, आपका पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। अब एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है बेटा इसका मोस्ट कॉमन कॉज है DVT। इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज है बेटा DVT। DVT का मतलब क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है, ब्लड का क्लॉट बन जाना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का क्लॉट बन जाना। और ये ब्लड का क्लॉट बेटा जब मूव करने लगता है, ये जो ब्लड का क्लॉट
जब मूव करने लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बोलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको एम्बोलाई। और ये एम्बोलाई अगर पल्मोनरी, किसी पल्मोनरी आर्टरी में जाके फंस जाए, उसी को हम बोलेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अगर पल्मोनरी किसी आर्टरी एक या किसी कैपिलरी में जाके फंस जाए तो इसको हम एम्बोलाई बोलेंगे। मानो बेटा आपका ये लेग्स है, ठीक है, ये आपका ब्लड का क्लॉट बना था, ये आपका ब्लड का क्लॉट है। अब ये जब तक क्लॉट बना है इसको हम क्या बोलेंगे, आपका इस क्लॉट को हम क्या बोलेंगे, थ्रोम्बस बोलेंगे। और ये क्लॉट अगर मूव करने लग जाए, ये क्लॉट अगर इस तरीके से मूव करने लग जाए तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एम्बोलाई बोलेंगे। अब इसने लिखा है वर्चस स्ट्राइट के अंदर बेटा हमारी 3 चीजें देखी जाती है। जो वर्चस स्ट्राइट था उसने 3 चीजें दी थी। सबसे पहला था एंडोथीलियल इंजरी। अगर आपकी एंडोथीलियल में इंजरी हुई है तो इसकी वजह से ब्लड का क्लॉट बन सकता है, तो ये तो बेटा करेक्ट है। नेक्स्ट लिखा है टर्बुलेंट ऑफ ब्लड फ्लो। टर्बुलेंट का मतलब होता है बेटा स्टेसिस हो जाना, ब्लड का थक्का बन जाना। तो स्टेसिस तो होगा ब्लड का, टर्बुलेंट का मतलब क्या, स्टेसिस ऑफ ब्लड, ब्लड का स्टेसिस होना। तो दूसरा उसके अंदर क्या था, स्टेसिस ऑफ ब्लड, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट लिखा है हाइपर विस्कोसिटी एंड हाइपर कोगुलेबिलिटी। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जो ब्लड को कोगुलेट करते हैं, जैसे आपकी प्लेटलेट्स है, ठीक है, आपकी क्लॉटिंग फैक्टर है, ये क्लॉट करने का काम करते हैं। अगर इनका अमाउंट ज़्यादा हो जाए, अगर ये हाइपर हो जाए, अगर ये हाइपर हो जाएंगे तो बेटा ज़्यादा ब्लड का क्लॉट करेंगे, ये ज़्यादा ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करेंगे। तो ज़्यादा अगर ब्लड का क्लॉट हो जाए तो भी क्या हो जाएगा बेटा, एम्बोलाई हो जाएगा। तो हाइपर कोगुलेबिलिटी, बट हाइपर विस्कोसिटी इसके अंदर नहीं आता। ठीक है, हाइपर विस्कोसिटी इसके अंदर नहीं आता। तो करेक्ट आंसर आपका क्या जाएगा, सी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा गया है, हाइपर विस्कोसिटी इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो एंडोथीलियल इंजरी है, टर्बुलेंट मतलब स्टेसिस ऑफ ब्लड है, और हाइपर कोगुलेबिलिटी, ये तीनों ट्रायड आते हैं किसके अंदर, वर्चस ट्रायड के अंदर, जिन्होंने किस में दिया था, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट क्लिनिकल साइन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। अगर किसी को मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो गई है तो उसका अर्लीस्ट साइन, देखो बेटा अर्लीस्ट पूछा गया है, लेट सबको पता है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन लेट साइन है, बट यहाँ पे आपको अर्लीस्ट साइन पूछा गया है। देखो अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, इसके अर्लीस्ट साइन की अगर हम बात करते हैं तो लॉस ऑफ, पहले लिखा है इसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये होता है बट ये लेट है बेटा, ये लेट और क्या है, डेंजरस साइन है इसका। इसका डेंजरस साइन और लेट साइन क्या होता है आपका, डेंजरस और लेट साइन क्या है आपका, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कार्डियक अरेस्ट, इसमें देखने को नहीं मिलता है। सीवियर हाइपोटेंशन, यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ, जिसको हम DTR बोलते हैं बेटा, डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, लॉस ऑफ DTR। DTR क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये क्या है, इसका अर्ली साइन है। और अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो गई है तो बेटा इसका एंटीडोट क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसका एंटीडोट हम क्या देंगे, तो एंटीडोट भी आपको याद रखना है, वो हम क्या देंगे बेटा, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये क्या है, इसका एंटीडोट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंटीडोट भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है। और इसका डेंजरस, देखो अर्ली आपको 2 पूछे जाएंगे। अर्ली के अंदर क्या है इसका, अगर हम अर्ली की बात करते हैं तो अर्ली है इसका DTR, लॉस आपका डीप टेंडन रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगा। और डेंजरस और लेट पूछा जाए कि मोस्ट डेंजरस कौन सा है आपके, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि इसका डेंजरस टॉक्सिसिटी या डेंजरस साइड इफेक्ट क्या है, इसकी टॉक्सिसिटी को जो बता रहा है, तो वो आपका क्या होगा बेटा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हमेशा ही लेट और डेंजरस होगा। और अर्ली के अंदर जो आएगा वो आएगा लॉस ऑफ टेंडन रिफ्लेक्स। ठीक है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जामिनर आपको डेंजरस पूछ रहा है, अर्ली पूछ रहा है, लेट पूछ रहा है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और अगर आपको इसका एंटीडोट पूछा जाता है कि एंटीडोट क्या होगा, तो एंटीडोट जाएगा इसका कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, हम देंगे क्या, कैल्शियम ग्लूकोनेट इसके अंदर देंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा, सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द अर्लीस्ट साइन ऑफ शॉक। देखो यहाँ पे भी अर्लीस्ट साइन लिखा है और किसका लिखा है, शॉक का। देखो अगर हम शॉक की बात करते हैं कि बेटा शॉक क्या होता है,
शॉक का मतलब क्या है, जब हमारा हार्ट क्या कर रहा है बेटा, उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है जितनी हमारी बॉडी की डिमांड है। जब हमारा हार्ट क्या है बेटा, कांट एबल टू पंप द ब्लड हु मीट्स आवर बॉडी डिमांड, जितनी हमारी बॉडी की डिमांड है। मानो हमारी बॉडी को 8 लीटर ब्लड चाहिए, ये हमारी बॉडी की डिमांड है 8 लीटर, ठीक है 5 लीटर, मानो 5 लीटर पर मिनट हमारी बॉडी की डिमांड है, पर हमारा हार्ट क्या कर रहा है बेटा, 2 ही लीटर ब्लड दे रहा है, 2 लीटर पर मिनट। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, शॉक। जब हमारी जो हार्ट है वो हमारी या ब्लड क्या है जो हमारी बॉडी डिमांड्स है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है, दैट इज शॉक। तो इसका अर्लीस्ट साइन क्या होगा, देखो जब बेटा हार्ट अपना काम नहीं कर पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको असाइनमेंट बनाना था आराम से, तो आपको बोला था कि मंडे को आपको असाइनमेंट देना है, आपके पास 1 हफ्ता था, तो 1 हफ्ते से आप आराम कर रहे थे कि यार मंडे को देना है आराम से देंगे, मंडे को देना है आराम से देंगे। अब आपका मंडे निकल गया, आपको सैटरडे को बोला था दूसरे मंडे को देना है, सैटरडे आपने बोला आराम से करेंगे, ट्यूसडे निकल गया, थर्सडे निकल गया, फ्राइडे निकल गया, सैटरडे निकल गया। अब आपको याद आया कि यार कल तो संडे है, फिर संडे को आपको याद आया कि कल तो मंडे है, कल ही तो मुझे असाइनमेंट देना है, आपने 1 हफ्ता ऐसे निकाल दिया। अब जब कल आपको असाइनमेंट देना है तो अब आपको आज क्या करना पड़ेगा बेटा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतने दिन से तो करा नहीं, अगर आप थोड़ा थोड़ा करते तो आराम से हो जाता। तो हार्ट भी क्या करता है बेटा, कंपनशिएट करेगा हार्ट, क्योंकि हार्ट को पता है कि मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको पूरा करने के लिए हार्ट क्या करता है बेटा, और तेज पंप और तेज कॉन्ट्रैक्शन करने लगता है और तेज बीट करने लगेगा। तो अर्लीस्ट साइन हमेशा क्या जाता है बेटा, आपका टैकीकार्डिया जाएगा, हाइपोटेंशन नहीं होगा, साइनोसिस ब्रेडिकार्डिया नहीं, हमें टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, क्योंकि हार्ट क्या करता है, कंपनशिएट करेगा, उसको फुलफिल करने के लिए हार्ट क्या करता है, कंपनशिएशन करता है, कंपनशिएट करता है, ठीक है, उसको फुलफिल करने के लिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा बेटा, टैकीकार्डिया जाएगा, कि अर्लीस्ट साइन ऑफ शॉक क्या है आपका, टैकीकार्डिया है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेजर्स टू फॉर प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। देखो जब भी हम इन्फेक्शन की बात करते हैं तो इन्फेक्शन में मोस्ट कॉमन, आपको क्या पूछा गया है बेटा, मोस्ट कॉमन या मोस्ट एप्रोप्रिएट है ना, मोस्ट इफेक्टिव, सॉरी मोस्ट इफेक्टिव। तो मोस्ट इफेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो पहला यहाँ पे लिखा गया है बेटा, वेयरिंग ग्लव्स फॉर ऑल पेशेंट, सारे पेशेंट्स के लिए आपको ग्लव्स पहनना है। ऐसा जरूरी नहीं होता कि हम सारे पेशेंट के लिए ग्लव्स पहनते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम सारे पेशेंट को देख रहे हैं तो उनको ग्लव्स पहन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट लिखा गया है, रूटीन यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, आप रूटीनली यूज कर रहे हो एंटीबायोटिक, ये तो कोई सेंस ही नहीं है कि आप एंटीबायोटिक यूज कर रहे हो, नहीं तो हम नहीं करते। प्रॉपर हैंड हाइजीन, आइसोलेशन ऑफ एवरी इन्फेक्टेड पेशेंट, नहीं बेटा, हैंड हाइजीन इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड कि हम क्या कर सके बेटा, नोजोकॉमियल इन्फेक्शन या जो हमारा हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन है जिसको हम नोजोकॉमियल इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोलते हैं, उससे हम प्रिवेंट कर सके। तो अब ये होता कब है, अगर पेशेंट आपका 48 आवर्स, ठीक है, अगर पेशेंट हॉस्पिटल में आफ्टर 48 आवर्स अगर कोई इन्फेक्शन पेशेंट को हो रहा है तो वो किससे होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। और इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है आपका, यूरिनरी कैथेटराइजेशन, ठीक है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन की वजह से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और मोस्ट इफेक्टिव क्या है आपका, हैंड हाइजीन है, पेशेंट को क्या करनी है, हमें हैंड वॉशिंग करनी है। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है कि अगर हमें हॉस्पिटल एसोसिएटेड इन्फेक्शन को कम करना है तो उसका मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या है, हैंड वॉशिंग है। ग्लव्स पहनना, ये सब कुछ है कि आप ग्लव्स पहनोगे, आइसोलेट करोगे, आप प्रॉपर मेंटेन करके रखोगे, आप सॉल्यूशन का यूज करोगे, प्रॉपर क्लीनिंग करोगे, बट मोस्ट इफेक्टिव क्या होता है आपका, हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड बैलेंस इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। इसमें लिखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर, जो फ्लूइड बैलेंस, देखो अब फ्लूइड बैलेंस की अगर हम बात करते हैं, फ्लूइड बैलेंस का मोस्ट इफेक्टिव इंडिकेटर कौन सा है, तो इफेक्टिव इंडिकेट करता है, रिलायबल, जो रिलायबल हमें बताएगा हॉस्पिटल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मोस्ट रिलायबल नहीं है, ये और कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। तो मोस्ट, अगर हम फ्लूइड बैलेंस की बात करें तो ब्लड प्रेशर से आपको नहीं पता चलेगा, मोस्ट रिलायबल नहीं है। हम कर सकते हैं बट मोस्ट रिलायबल अलग चीज़ें होती है, हम करते हैं और रिलायबल में दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। तो मोस्ट रिलायबल की अगर हम बात करते हैं, स्किन टर्गर, स्किन टर्गर हमें डिहाइड्रेशन के बारे में बताएगा बेटा।
डेली बॉडी वेट और यूरिन कलर, यूरिन कलर से तो कोई मतलब नहीं है, बॉडी वेट। डेली बॉडी वेट क्या है, मोस्ट रिलायबल मेथड है या मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर है फॉर द फ्लूइड बैलेंस, कि फ्लूइड बैलेंस है या नहीं है वो हमें मोस्टली कौन सा बताता है, कौन सा इंडिकेटर बताता है बेटा, आपका फ्लूइड बैलेंस का वेट, ठीक है, बॉडी का वेट बताएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज इंट्राकैरियल प्रेशर, आईसीपी, ठीक है। अगर आपका इंक्रीज हो गया है आईसीपी, तो यहाँ पे भी अगेन क्या पूछा गया है बेटा, अर्लीस्ट पूछा गया है। सबसे पहले कौन बताएगा कि हमारा जो आईसीपी है वो इंक्रीज हो गया है? पहला लिखा है ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया का तो मतलब नहीं है, फिक्स्ड एंड डायलेट पीपल, अगर आपकी प्यूपल, ये तो ब्रेन डेथ के बारे में बताएगा बेटा कि आपकी पीपल क्या हो गई है, डायलेट हो गई है, फिक्स्ड हो गई है। आईसीपी से तो नहीं मतलब है कि आपका फिक्स हो गया, ये तो ब्रेन डेथ के बारे में बताएगा। नेक्स्ट लिखा है बेटा आपका प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, नहीं बेटा आपका क्या, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर आपका क्या हो गया बेटा, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया है, तो ये क्या बताता है आपका, ये बताता है अर्लीस्ट, ये क्या है, अर्लीस्ट साइन है आपका, अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन है, साइन है, सिम्टम्स है, जो क्या बताता है आपका आईसीपी इंक्रीज हो गया, इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज सी, सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बेटा, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इन्फेक्शन, इसमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन है बेटा, जो मेथड है जो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर किसी को क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन है जो उससे प्रिवेंट करता है। अगर पेशेंट इस कॉन्ट्रासेप्शन को यूज करते हैं तो पेशेंट को क्या नहीं होगा, पर्सन को क्या नहीं होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होती है। पहला लिखा है आईयूसीडी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्डम्स या फिर इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो अगर हम बात करते हैं, अगर किसी पेशेंट की, किसी पर्सन को हमें एडवाइस करना है जो प्रिवेंट करते हैं बेटा, ऑल्सो मेथड है किसका बेटा, कि वो क्या करते हैं आपके अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करते हैं, दैट इज कॉन्डम्स, ठीक है। तो कॉन्डम्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से। तो आईयूसीडी नहीं है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं है, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एसिड बेस बैलेंस इज कॉमनली सीन इन प्रोलॉन्ग्ड सीवियर डायरिया। अगर किसी पेशेंट को डायरिया हो रहा है, देखो डायरिया की अगर हम बात करते हैं दो चीजें होती है, एक आपका होता है वॉमिटिंग, एक है आपका डायरिया। तो वॉमिटिंग आपका कौन सा मटेरियल आ रहा है बेटा, आपका स्टमक का मटेरियल आ रहा है, और स्टमक में आपको पता है क्या है, एसिड है। तो अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो एसिड बाहर निकल रहा है, तो पीछे क्या बचेगा, बेस मतलब एल्कलोसिस। तो जब भी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है तो क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। देखो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है, मेटाबॉलिक है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। और हम जब भी बात करते हैं बेटा डायरिया की, डायरिया की जब भी हम बात करते हैं तो डायरिया के अंदर क्या होता है बेटा, वैसे तो हम ये मानते हैं बेटा कि डायरिया के अंदर आपका क्या निकल जाता है, कि आपके अंदर एल्कोलोसिस बेस निकल जाएगा और आपके अंदर क्या बचेगा, एसिड बचेगा। बट यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी गई है, किसी को प्रोलॉन्ग्ड सीवियर डायरिया, मतलब बहुत टाइम से उसको सीवियर डायरिया हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट के अंदर क्या हुआ है, अब ऐसा तो है नहीं कि उसके इंटेस्टाइन की चीजें निकल रही है, तो उसकी बॉडी से बेटा एसिड भी निकल जाता है। अगर ये लिखा गया है कि एक्यूट डायरिया है तो आप किसकी तरफ जाते हो, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ जाते हो। तो यहाँ पे भी पेशेंट को क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस ही होगा, क्योंकि पेशेंट को क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग्ड सीवियर डायरिया हो रहा है, मतलब बहुत टाइम से है और बहुत सीवियर डायरिया है। तो पेशेंट को बार बार हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका स्टमक का पूरा स्टमक खाली हो जाएगा ना, तो एसिड बाहर निकल जाता है। तो इस कंडीशन में भी पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस ही देखने को मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस ही देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पेशेंट की बॉडी से क्या है, एसिड भी बाहर निकल गया है। तो यहाँ इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, एल्कलोसिस ही देखने को मिलेगा। वैसे हम बोलते हैं कि पेशेंट को एसिडोसिस हो रहा है, तो एसिड तो वैसे भी बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो यहाँ पे इस क्लास को बेटा हम एंड करते हैं सीरीज को, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। अ पेशेंट विद एक्यूट पल्मोनरी एडीमा, एक पेशेंट है जिसको पल्मोनरी एडीमा हो रहा है, शुड इनिशियली बी पोजीशन। तो जब भी हम बात करते हैं बेटा पल्मोनरी, जब भी हम लंग्स की प्रॉब्लम की बात करते हैं कि पेशेंट को क्या है, लंग्स की प्रॉब्लम है या पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में हमेशा हमारा एक ही जवाब जाता है, सुपाइन पोजीशन देंगे, टेंडरबर्ग या प्रोन नहीं, पेशेंट को हम हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। जब भी पेशेंट के अंदर हम कार्डियक या फिर बेटा किसकी बात करते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या कार्डियक प्रॉब्लम है, तो इन सब में हमारा एक ही आंसर जाता है कि हम पेशेंट को क्या प्रोवाइड करते हैं, हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका, सी करेक्ट आंसर जाएगा। तो बेटा आज की सीरीज को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अदर क्लास में डिस्कस करेंगे, जो भी आपके सीएचओ ओरिएंटेड हैं, जो आपके सीएचओ में पूछे जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, उनको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो अदर ऑप्शंस हैं उनको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो साथ साथ में आपको अपने नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, नोट्स भी बनाने हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखना है, क्योंकि हर पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हर चीज़ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की सीरीज को यहीं पे एंड करते हैं बेटा। थैंक यू सो मच, आई होप कि सीरीज आपको हेल्पफुल लगी होगी आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। आप लोग ऐसे ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में।